है कि जिस सरकार का पूरा ध्यान स्पीड पे हो, सेफ्टी के बजाय, जिस सरकार की पूरी के पूरी ध्यान बुलेट पे हो, सेफ्टी के बजाय, जिस सरकार का पूरा ध्यान बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बुलेट ट्रेन के नाम पे लाखों करोड़ों का आ रहा है, और उसमें किस का प्रॉफिट होगा, तो एक बड़े पूंजीपति वर्ग का होगा। और उस पे सबसे ज्यादा जिस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और डिसेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट जिस तरह की इकोनॉमी चलेगी, तो इसको आपने व्यापकता के साथ समझाने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हिंद मजदूर सभा के मार्गदर्शक और सेनापति हरविजन सिंह सिद्धू साहब हैं। तो मजदूर आंदोलन की साधना के साथ ये काम करते हैं। तो मजदूर आंदोलन का क्या पक्ष है, और रेलवे मेंस एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी हैं, तो उसका क्या पक्ष है, उसके लिए मैं आदरणीय हरभजन सिंह सिद्धू साहब से निवेदन करूंगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने मौका दिया इस बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर अपनी बात रखने के लिए। जो पिछले 9 साल से हमारे देश में सरकार चल रही है, उसका एक ही एम है कि कैसे पैसा कमाया जाए, और जो एक संवैधानिक तौर पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने बिफोर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की हुई है देश के नागरिक के साथ, उसको पावर में आने के बाद ताक पे रखकर जितने भी बड़े घराने पूंजीपति हैं या विदेशी कंपनियां हैं, उनके साथ बिल्कुल सांठगांठ करके देश को लूटने का जो एक इन्होंने अपनी पॉलिसियों का निर्धारण किया है, उसमें भारतीय रेलवे, जो कि देश का नहीं दुनिया का इस वक्त चौथे नंबर पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इन्होंने जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से इन्होंने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से बदलकर उसको कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। और जब एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को आप कन्वर्ट कर देंगे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका एक ही ध्येय रह जाता है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए। और इन्होंने आते ही जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके जितने भी उनको कंसेशन मिलती थी, जो कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको उनका देख रेख करना, और जो भारतीय रेलवे के ट्रेन में उनको कंसेशन देना, वो सब इन्होंने विड्रा कर लिए। और इनका एक ही ध्येय है कि भी किस तरीके से पैसा कमाया जाए। उस पैसा कमाने के लिए ये इन्होंने बहुत ज्यादा वैगनों के लंबे गुड्स ट्रेन चलाने शुरू कर दिए, और उसमें इतना हैवी लोड अलाउ कर दिया कि जिसके उसके जो लोड एक्सल है उसके ऊपर इतना जबरदस्त वेट पड़ने लगा कि जिसकी वजह से ट्रैक और इंजन और वैगन का वेयर टेयर जो है बहुत बुरी तरह से गिरने लग गया। उसका मेंटेनेंस के लिए समय ही नहीं है जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास, क्योंकि हर 5 मिनट में 2 मिनट में गाड़ियां एक के ऊपर एक लगी हुई हैं। तो इसलिए अगर ट्रैक का मेंटेनेंस नहीं होगा तो उसका भयंकर इंतजाम जो जो नतीजा हमारे सामने है, जो इस वक्त बालासोर में एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि अगर आप पहले कभी रात में ब्लॉक देने की बात आई थी कि रात में नाइट शिफ्ट में ब्लॉक दिया करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ट्रैक का मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली ओवरऑलिंग वगैरह सब कुछ कर लेगा, ऑयलिंग भी जो गेयर की करते हैं वो भी कर लेगा। परंतु ट्रेन का रुके ना, और उसमें रेल का चक्का दौड़ता रहे और पैसा कमाते रहे, तो अल्टीमेटली ये मशीन है कहीं ना कहीं तो ड्रेल होगी। और ये कहेंगे ह्यूमन फेलियर है, मैं शुरू से कहता आया हूं कि ये ह्यूमन फेलियर नहीं है, ये सिस्टम फेलियर है। कि अगर आप रेलवे के अंदर पिछले 20 साल से रिक्रूटमेंट पर बैन है, भर्ती पर कंप्लीट बैन लगा रखा है, और इतना मैनीफोल्ड वर्क इंक्रीज हो गया है कि आप उसके ऊपर स्टाफ की अगर भर्ती नहीं करेंगे और सालाना 3% एम्प्लॉयों को सरेंडर करेंगे, और जितनी भी उनको एक्टिविटीज हैं कोर और नॉन कोर में बांटकर नॉन कोर एक्टिविटीज सारी आप प्राइवेटाइज कर देंगे, और उसके बाद कोर एक्टिविटीज के ऊपर भी इन्होंने प्राइवेटाइज करने का काम कर दिया। अभी ऑन बोर्ड सर्विसेज जितनी भी ट्रेन में है वो सारी की सारी प्राइवेट हाथों में है, चाहे वो पेट्रोल सप्लाई का काम है, चाहे वो क्लीनिंग का काम है, चाहे एसी मेंटेनेंस का काम है। ट्रेन के ऊपर सारा का सारा काम जो है ये इन्होंने प्राइवेटाइज किया है।
और हमारे देश के मुखिया ये बोलते हैं कि हमारे को कंपटीशन में उतरना चाहिए और ये गवर्नमेंट पब्लिक के पैसे से भारतीय रेलवे बनी है, तो सिर्फ अपना गवर्नमेंट ही इसका पैसा ना कमाए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी इसमें अलाउ किए जाए। वो इन्होंने 8-9 साल से अलाउ कर दिए हैं और कंप्लीट रिक्रूटमेंट पर बैन किया हुआ है। एक-एक एम्प्लॉई 12-12 घंटे काम कर रहा है और जो जो पैनल पर एएसएम काम करता है, वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु उसको भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम कराया जाता है। सिग्नल वाले जो हैं, वो भी 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। तो आदमी ये कहेंगे कि ह्यूमन फेलियर होगा, मैं कह रहा हूँ ये सिस्टम फेलियर है। अगर आप उसके अंदर रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी को छुट्टी नहीं मिल रही, किसी को रेस्ट नहीं मिल रहा और आदमी ओवरबर्डन्ड है और वो अंडर प्रेशर काम कर रहा है और एक 2-2 मिनट के बाद गाड़ी आ रही है, तो किस तरीके से इतना बड़ा इंडस्ट्रियल रेलवे जो 25,000 गाड़ी रोजाना चलाता है, 2.5 करोड़ देश की जनता को 24 घंटे सफर कराता है, 10 लाख उतर जाती है, 10 लाख उसमें चढ़ जाती है और ये तकरीबन 40-45 कंट्री की पॉपुलेशन को लेकर भारतीय रेलवे 24 घंटे में सफर कराती है। उसके अंदर अगर ये समझ रहे थे कि भाई इसमें सिर्फ फोटो खिंचा लो, झंडी दिखा दो और अलग-अलग नाम से गाड़ियां चला दो, कोई वंदे भारत से चला दो, कोई किसी नाम से चला दो, तो ऐसे गाड़ियों की झंडी दिखाने से भारतीय रेलवे नहीं चलेगी। भारतीय रेलवे के अंदर जो एक अभी तक की जितनी भी जी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, हमारी जो एक्सीडेंट कमेटियों की रिपोर्ट है, जो हमारे मजदूर संगठनों ने इनको सुझाव दे रखे हैं, उन सुझावों पे तो बिल्कुल भी ये गौर ही नहीं कर रहे, ठंडे बस्ते में अब सब निकल के बाहर आ रही हैं। तो अगर आप इतने बड़े उद्योग में अगर उसके सुधार पर ध्यान नहीं देंगे, पैसा कमाने के ऊपर लगे रहेंगे कि किस तरीके से पैसा कमाकर अडानी रेलवे चला दो और दूसरों को अपना सारा काम सौंप दो प्राइवेट हाथों में, तो ये काम तो नजर ही आ रहा था कि कभी भयंकर एक्सीडेंट होगा और उसका हर्जाना जो है देश का नागरिक देगा। तो उसमें जी ना तो कोई बड़ा-बड़ा मंत्री, ना कोई और बड़े अधिकारी, वो तो सब बाई एयर जाते हैं और भारतीय रेलवे में ट्रेवल करने वाला मिडिल क्लास है या लोअर क्लास का गरीब आदमी उसमें ट्रेवल करता है और इसके अंदर वही उन गरीब आदमियों की 300 आदमियों की जान चली गई, 900 आदमी हॉस्पिटल में अभी अपने इलाज के लिए पड़ा है ना, वहां पर भी प्रॉपर उनका इलाज नहीं हो रहा। तो ये बड़ा भयंकर परिस्थिति से रेलवे इंडस्ट्री तो गुजर ही रही है। मैं कह रहा हूँ कि सारे देश की इंडस्ट्री इसी तरीके से गुजर रही है, क्योंकि इन्होंने जैसे हमारा फौज का सामान जो बनाते हैं, रक्षा सामान, उसके 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इन्होंने 7 कंपनियों में कन्वर्ट कर दिया। अभी वो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी उसके शेयर मार्केट में आएंगे। रातों रात कौन उसको, इनका कोई बड़ा पूंजीपति जो इलेक्शन में पैसे से फंडिंग करता है, वो रातों रात उसका मालिक बन जाएगा। उनके पास 63,000 एकड़ लैंड है 41 फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े शहरों में है। पूना के अंदर तकरीबन 70% लैंड 5 फैक्ट्रियों के पास है। तो ये जी अपने जितने चहेते पूंजीपति जो एमपी एमएलए गधे घोड़ों की तरह खरीदने के लिए इनको फंडिंग करते हैं, ये उनके हवाले ये सारा प्रॉफिट मेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इस दर्दनाक घटना का अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो जो रूल कर रही है गवर्नमेंट, ये उसकी जिम्मेवारी है। और अभी ये कह रहे हैं कि पहली दफा जी सुना हमने, मेरे को अपने ट्रेड यूनियन के 45 साल की ट्रेड यूनियन लाइफ में पहली दफा सुना कि भारतीय रेलवे का मंत्री जो खुद कॉर्पोरेट घराने से है, वो अब पहले कभी आईएएस था, फिर वो जी इलेक्ट्रिकल अमेरिकन कंपनी का एम्प्लॉय बन गया और उसको इंजन बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए 1,000 लोकोमोटिव के। अब वो सीमैन का भी एम्प्लॉय रहा है, ये उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहा है सीमैन में। तो अगर देश के अंदर बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के जो एक एम्प्लॉय रहे हुए हैं वो भारतीय रेलवे के मंत्री बन जाएंगे, तो ये चीजें तो हमारे सामने आनी है कि भाई देश का जो कमाया हुआ जी जी हरभजन जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी व्यापक तरीके से इस घटना के विभिन्न आयामों को आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों के सामने रखा। अब